नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अगर आज की बात करें तो अब तकलीफ कहाँ है। कोरोना का कहर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए जो भी एक्शन लेने पड़े उसमें कमी क्यों रह जा रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने भी सुझाव दिए, लेकिन उस सुझाव पर कोई भी अमलीकरण नहीं किया गया। यहां तक कि हाईकोर्ट को कई बार राज्य सरकार को और तंत्र को फटकार भी लगानी पड़ी। अब अर्थतंत्र को बचाने के नाम पर कब तक कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन के मुद्दे पर चुप्पी साधी जाएगी? क्यों रूपाणी सरकार लॉकडाउन से मुंह छुपा रही है? इसकी वजह क्या है? दूसरे राज्यों की बात करें तो जरूरत लगने पर और कोरोना और बढ़ ना जाए, इसीलिए वहां पर लॉकडाउन का निर्णय भी उचित समय पे लिया गया। फिर अगर गुजरात की बात करें तो फिर रूपाणी सरकार किस दिन की राह देख रही है? क्या कोरोना और बढ़ जाए उसकी राह देखी जा रही है? जब जनता और व्यापारी वर्ग दोनों ही लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं, जब जनता कोरोना में त्रस्त हो चुकी है, हमने देखा कि ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइनें दिखी, वेंटिलेटर के लिए लाइनें दिखी, कितने मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिले और कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्यों? क्योंकि आरोग्य सुविधा का अभाव था। तो ये ऐसा कब तक चलेगा? अभी कोरोना का जो कहर है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ गया तो फिर क्या होगा? क्यों हर बार सुझाव मिलते हैं लेकिन उस पर कोई भी एक्शन लिया नहीं जाता? मुद्दा यही है कि अर्थतंत्र को बचाना जरूरी है, लेकिन साथ ही लोगों का बचना भी उतना ही जरूरी है। पिछली बार भी जब कोई विकल्प नहीं था, तब लॉकडाउन का सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प ले गया ताकि हम संक्रमण की चेन को तोड़ सकें। तो अब जब फिर से मांग उठ रही है कि कहीं ना कहीं ये दूसरा स्ट्रेन जो बहुत डेंजर है, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं 2 वीक का यानी 14 दिन का अगर लॉकडाउन लग जाता है या फिर हफ्ते भर का भी लॉकडाउन लग जाता है, तो कहीं ना कहीं इसकी चेन को तोड़ा जा सकता है। सुझाव तो कई मिल रहे हैं, दूसरे भी सुझाव मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। बात यही है और आज का मुद्दा भी यही है कि अर्थतंत्र को बचाने के नाम पर कब तक चुप्पी और रूपाणी सरकार लॉकडाउन से कब तक मुंह छुपाएगी। तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, हेमंत शाह जो कि अर्थशास्त्री है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नील रावल हमारे साथ जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से रवि पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। हेमंत जी आपसे शुरुआत करते हैं। जी नमस्ते। हेमंत जी आपसे शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी अर्थतंत्र के बचाने के नाम पर कब तक सरकार चुप्पी साधेगी? सरकार को आगे क्या एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि एक तरफ लोगों की जान की भी फिक्र सरकार को ही रखनी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी सरकार ने पहले ही कह दिया है कि हम लॉकडाउन नहीं डालेंगे। जी। अगर राज्य सरकारों को करना है तो करे। इसका मतलब ये है कि गुजरात सरकार को निर्णय लेना है। अब इस बात में सबसे अहम बात ये है कि अगर मोदी सरकार नहीं करती है लॉकडाउन तो गुजरात सरकार कैसे करेगी? क्योंकि गुजरात सरकार तो पानी भी दिल्ली से पूछ के ही पीती है। जी। ये सबसे अहम बात है। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन हो या ना हो, सबसे ज्यादा धक्का अगर किसी को पहुंचता है आर्थिक प्रवृत्तियों में तो वो असंगठित क्षेत्र के लोगों को पहुंचता है। जी। और बहुत बड़ी तादाद में गुजरात में असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं। जी। ने ये भी सोचा है कि देखा भी है कि जो भी
सूरत में या अहमदाबाद में या बड़ौदा में या राजकोट में जी जो असंगठित क्षेत्र में छोटे छोटे कारखानों में जो काम करने वाले मजदूर हैं, वो अंतिम 1 महीने से अपने गांवों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि कोरोना फैल रहा है या शायद लॉकडाउन लगा देगी। जी लेकिन गुजरात सरकार लॉकडाउन इसलिए नहीं लगाती कि उनको अर्थतंत्र की काफी चिंता है। जी लेकिन जो पहला लॉकडाउन लगा और 3 महीने तक चला करीब, तो जी सवाल इस बात का है कि उसके बावजूद भी ये सेकंड वेव आया, तो लॉकडाउन जी से कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये जी महत्व की बात है। और हमारे वित्त मंत्री ने, जो कि हमारे नायब मुख्यमंत्री भी हैं, जी उन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन से कोई फायदा हुआ हो ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा। जी तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती, जी लेकिन मेरे लिए महत्व की बात यह है कि अगर मान लो कि लॉकडाउन जैसी ही परिस्थिति अभी है, जी क्योंकि उन्होंने मोटे तौर पे सभी दुकानें बंद कर दी है, मोटे तौर पे सिर्फ किराना स्टोर चालू है, दवाइयों का स्टोर चालू है जी और दूध की दुकानें चालू है, जी और कुछ दुकानें चालू नहीं है, रेस्टोरेंट्स चालू नहीं है। तो लॉकडाउन वैसे भी हो चुका है, लेकिन जी हालांकि अब सरकार एक गलत बात कर रही है, और वो ये है कि कहते हैं कि कारखाने चालू रखो और ये जो काम हो रहा है दुकानों की जी वजह से लोग खरीदी कर रहे हैं वो बंद रखो। तो जी ये कौन यानी सा कहीं ना तरीका है कहीं कि बड़े उत्पादन उद्योगों को चालू रखो मंजूरी है, और छोटे लोगों को नहीं। नहीं, और दूसरी बात यह है कि उत्पादन चालू रखो और उपभोग बंद रखो। तो उत्पादन चालू रखने का कोई मतलब ही नहीं है कि जी जब उपभोग नहीं हो रहा है। जी ये मुझे लगता है कि सबसे महत्व की बात है। और लॉकडाउन आ भी जाए तो सबसे महत्व की बात ये रहेगी कि सरकार जो असंगठित क्षेत्र में लाखों लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या करती है। लगता है किसी तकनीकली खामी की वजह से हेमंत जी का संपर्क हमसे टूट गया है। संदीप जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात यही है कि अर्थतंत्र को बचाने के नाम पर कब तक सरकार चुप रहेगी और लॉकडाउन से क्यों मुंह फेर रही है। आखिरकार सरकार चाहे तो वो, अगर जैसे कि हेमंत जी ने कहा कि असंगठित लोगों को शायद मुश्किल हो सकती है लॉकडाउन से, तो उनके लिए कुछ राहत पैकेज या कुछ फूड पैकेज वगैरह सहाय करके भी सरकार लॉकडाउन ला सकती है। जी 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 संदीप जी, जी जी जल्पा जी। आपको क्या अब लगता है कि सरकार चुप क्यों है। नहीं, सरकार चुप नहीं है, मगर जिस प्रकार से अपने ये 14-15 महीने हो गए कोरोना काल को, अब सरकार हर मोर्चे पर असफल हो गई है। क्योंकि जिस प्रकार से हम पिछले पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र को और हाई कोर्ट लगातार गुजरात सरकार को जिस प्रकार से फटकार लगा रही है, जी और हर बार एक नया तर्क निकाल के और झूठे आंकड़े और झूठा चितार लेकर वो जिस प्रकार से कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। और आज जी तो दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि हम अंधे नहीं है, आप दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। जी गुजरात के अंदर की हम बात करें तो गुजरात के अंदर गुजरात हाई कोर्ट ने लगातार 2 से 3 बार बोला कि आप लॉकडाउन लगाइए, मगर हमारे रूपाणी जी वो तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके कि नहीं भाई गुजरात के अंदर लॉकडाउन नहीं लगेगा। क्यों डिक्लेयर कर चुके? क्यों? जिनका रूपाणी जी का रिमोट नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, और वो पहले ही कह चुके, आपने बताया इस तरह जिस तरह से कि भाई लॉकडाउन नहीं होगा।
यानी जी रूपाणी जी की ताकत है कि वो लॉकडाउन कर देंगे। मगर जिस प्रकार से ये लोग नंबर गेम खेल रहे हैं, जी कि जिस तरह से अभी केस बढ़ गए एकदम, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि टेस्टिंग बंद कर दिए। जी। टेस्टिंग डोम में आप जाइए, अभी जिस जगह पर सुबह से लेकर शाम तक टेस्टिंग होती थी, वहां पर आज वहां दोपहर सुबह 12 बजे 11 कुछ नहीं होता। 12 बजे जी से पहले 12 बजे, जबकि आज पीक पर है कोरोना। जी दूसरी बात करें कि वैक्सीनेशन, ये लोग ने अभी पहले क्या किया था, वैक्सीनेशन को लेकर टीका उत्सव मोदी जी ने घोषणा की थी दिल्ली से कि पूरे देश के अंदर टीका उत्सव मनाया जाएगा। जी उसके बाद में 18 प्लस उम्र के लोगों को टीका दिया जाएगा। मगर आज कम नसीबी ये है कि जो 45 साल के ऊपर लोगों को टीका दिया जा रहा था, वो भी आज से बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि ये लोग नंबर गेम बढ़ाना चाहते, क्योंकि जो लोग ने 45 प्लस के ऊपर के लोगों ने टीकाकरण पहले चरण में ले लिया था, उनका एक डोज ले दूसरा लिया टीका है। लेने का दौर, हाँ, दूसरा डोज चालू हो गया। आज उनको टीका देंगे, यानी सिंगल गिनती होगी। मगर कहीं ना कहीं ये है कि भाई दूसरों को भी दे दो, यानी गिनती ज्यादा होगी कि हमने इतने लोगों को टीका लगा दिया भाई। मगर जी जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार पहले तो उनकी तैयारी नहीं थी। जी जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा कर दी कि 18 के उम्र के ऊपर के लोगों को अब टीका देना शुरू कर दो, मगर पर्याप्त मात्रा में उनके पास वैक्सीन ही नहीं है। जी और ये हर चीज में हुआ। ये लोग जो बोलते हैं ना राम राज्य राम राज्य, आज राम राज्य तो नहीं हुआ, मगर पूरे भारत की प्रजा राम के भरोसे हो गई है। जी मात्र चुनाव जीतने की लालसा में, मैं ऑफिशियल बोलना चाहूंगा कि जी मोदी जी और चुनाव आयोग, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को मौत के मुख में धकेल दिया है। आज हम जिस कगार पर खड़े हैं, उस परिस्थितियों के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जिम्मेदार मानता हूं। जिस प्रकार से चेन्नई हाईकोर्ट ने कहा कि जी चुनाव आयोग के ऊपर 302 हत्या का मुकदमा लगना चाहिए, जी आज कोर्ट जब बोल रही है चुनाव आयोग को जी कि भाई तुमने जो किया उसकी वजह से पूरे देश के अंदर कोरोना फैल गया। और आज आपको याद हो जलपा जी, आपको जी याद हो 1 साल पहले जब कोरोना आया था, उस टाइम पे मरकज की बात हुई, तबलगी मरकज, जी और पूरे देश में एक माहौल बना गया एक कौम को लेकर कि जी इस कौम की वजह से पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैल गया। आज कुंभ मेले को किस वजह से परमिशन दी गई? जब पूरे देश के अंदर इतनी किल्लत चल रही है, कोरोना चरम पर है, लोगों जी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही है, और उस दौरान कुंभ मेले की परमिशन दी जाती है। और वहां के जवाबदार मुख्यमंत्री एक भावनात्मक रूप से आके बोलते हैं कि नहीं, ये तो गंगा मैया है, यहाँ स्नान करने वाले को कोरोना नहीं हो सकता है। जी और उसके बाद जो हुआ जी। वो भी पूरे देश यानी ने कि देखा। जगह की एनालिसिस को समझना चाहिए, दूर की सोचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर गुजरात में मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी ने पहले ही कह दिया कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हाँ, वही बोल रहा हूं। और अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि ये जो आंशिक लॉकडाउन लगा है उससे क्या होता है कि जो दुकानें हैं वो तो बंद है, जी मगर एक विस्तार से दूसरे विस्तार में आने जाने वाले लोग वो तो बिना रोक टोक घूम ही रहे हैं। जी अहमदाबाद के बाहर भी लोग जा रहे हैं और अहमदाबाद के अंदर भी लोग आ रहे हैं। जी। यानी बड़े अंदर बड़े जो आने जाने पर, उद्योगपति हाँ है वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, छोटे व्यापारी अपना धंधा नहीं कर सकते। हाँ, वही वही बोल रहा हूँ। यानी सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और एक बार फिर से कम 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ में नील जी भी जुड़े हुए हैं। आपका क्या ख्याल है नील जी इस मुद्दे पर कि सरकार क्यों चुप है? अभी तो लॉकडाउन जैसी स्थिति है, सबको पता ही है कि अभी हम बाहर निकले तो हमें बेड नहीं मिलेगा, सबको पता है, ठीक है।
तो वो अभी से ही बेड में रह रहे हैं। मैं अभी रात में गया, वहाँ पे पाटन भी गया था। वहाँ पे जो जीवन जरूरत वो चीज वस्तु है वो सब मिल रही है। मतलब यहाँ पे अभी स्वेच्छा लॉकडाउन का सब पालन कर रहे हैं, अच्छे से पालन कर रहे हैं, और मुझे खुशी हो रही है सब देख के कि हमारी जनता अब जागरूक हो रही है। उनको पता जी है कि आगे कुछ नहीं मिलने वाला है, जी रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, क्योंकि दवाई भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छे से जी पालन कर रहे हैं वो लोग। जी। इसलिए अब जनता खुद ही जागरूक हो गई है कि हमको ही बचना होगा। घर पर रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि बाहर तो घर पे अस्पताल में रहो, जगह मिलने नहीं वाली। इससे अच्छा है जी बेड पे रहो, घर पे रहो। जी बिल्कुल। रवि जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। मैं आपको भी यही सवाल पूछना चाहूंगी कि गुजरात में रूपाणी सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है और लॉकडाउन से मुंह क्यों फेर लिया है? अगर दूसरे राज्य की बात करें तो वहां पर उनको लगता है, एनालिसिस करते हैं और एक कड़ा फैसला लेते हैं जिससे सिचुएशन सुधर सके, कोरोना को कंट्रोल में किया जा सके। और यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि टेस्टिंग कम कर दो और कोरोना कम आ जाएगा। क्या कहना है? चल चलपा जी, डायस पे विराजमान सभी तज्ञों ने बहुत अच्छी बात कही है, और आपका जो क्वेश्चन उसका मैं इकोनॉमिकली तरीके से जवाब देना चाहता हूँ जी कि पिछले 5 सालों में जो अपना जीडीपी था वो कांस्टेंट हर एक साल 1-1, 1.5% हुआ है। जी पिछले साल कोविड आया है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में हर साल जीडीपी डाउन हुआ है। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसकी रिस्पॉन्सिबल गुजरात की रूपाणी सरकार भी है और देश की प्रवर्तमान सरकार भी है। देश के अंदर कृषि की बात करें तो 60% जो रोजगारी है वो कृषि जी के माध्यम से मिलती है। आज 8 लाख किसान 3 काले कृषि बिल की वजह से पिछले 200 दिनों से 8 लाख चलो की संख्या ठीक है, में वो मुद्दा दिल्ली आज में का नहीं है। रवि जी, आप बात करें गुजरात के मुद्दे पर। अगर हम बात गुजरात के करें अंदर रूपाणी में सरकार तो क्यों ये अनदेखा कर रही है जब जनता ही सामने से मांग रही है? व्यापारी वर्ग जो खुद से लॉकडाउन रख रहे हैं और सरकार से भी कर रहे हैं कि इस तरह से तो नहीं होता है। अगर आप 14 दिन डाल दोगे तो वो 14 दिन की ही तकलीफ है लॉकडाउन की, लेकिन कोरोना को तो हम कंट्रोल में कर लेंगे। मैम, इसके पीछे भी इलेक्शन जिम्मेदार है। इनको लग रहा था कि जो इलेक्शन के अंदर रिजल्ट आएंगे वो सब उनके फेवर में आएंगे और ज़्यादातर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट उनकी कामयाबी से इलेक्शन जीतेगी, लेकिन प्रजा ने अपना रुख बता दिया। विजय रूपाणी जी ने गांधीनगर में तो इलेक्शन को मौकूफ करवा दिया था, लेकिन देश के जितने राज्यों में इलेक्शन हो रहा था जी ये रूपाणी जी थोड़े अर्ली बोल गए कि लॉकडाउन नहीं होगा। लेकिन मैम, जिस तरीके से आज भी गांधीनगर के अंदर सचिवालय में मीटिंग चल रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश की मौजूदा सरकार ने विजय रूपाणी को चिट्ठी लिख के बोल दिया है कि तुम्हें गुजरात में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो ये जो पूरी बात हमारी आज की जो चर्चा है उसके अंदर मैं कहना चाहूंगा विजय रूपाणी जी ने अपनी पार्टी को जज करने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। और उनको बंगाल में अपनी सरकार दिखती थी, तब मैंने बताया था कि अभी दिल्ली भी आपके लिए दूर है, पश्चिम बंगाल भी दूर है। और आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि रूपाणी सरकार को 2 या 3 दिन के अंदर गुजरात के अंदर लॉकडाउन डिक्लेयर करना है। वो मशक्कत चल रही है और अब कैसे रास्ता निकाला जाए, इसीलिए सब तज्ञों को बुला के सलाह मशवरा किया जा रहा है। जी, पर आप जो बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं ये मुख्य प्रधान के शब्द कुछ फिर नहीं जाएंगे। पहले वो स्टेटमेंट दे देते हैं सोचे समझे बिना या एनालिसिस करे बिना कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। वो बार बार ये बोलते आए हैं और अचानक से मतलब लॉकडाउन जो कि आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ फेरबदल हो जाएगी शब्दों की। मैम, बिल्कुल फेरबदल हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी कि ये रूपाणी सरकार जो है, सुबह का चाय नाश्ता करने के टाइम पे उनको एक चिट्ठी मिल जाती है। पूरे दिन उनको कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसा बोलना है, उसका सूचन उनको मिल जाता है। और उसमें कहीं गलती कर देते हैं तो उनकी कान पकड़ने के लिए दूसरी एक चिट्ठी भी दोपहर के टाइम पे आ जाती है। तो इनको अभी एक चिट्ठी मिल गई है कि आपने एक गलती कर दी है और वो गलती आपको ही सॉल्व करनी है। इसलिए आज विजय रूपाणी जी सोच रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन किया जाए। बिल्कुल जरूरी है लॉकडाउन, बिकॉज अमेरिका किसके मुंह से बुलाया जाए? जी हाँ, अब किसको बकरा बनाना है? ऐसे तो उनके पास एक है बकरा जिनको हर बार वो टीवी मीडिया के सामने खड़ा कर देते हैं। ये बार कोई तीसरा बकरा ये लोग ढूंढ रहे हैं।
तो किसके खंबे पे बंदूक फोड़ी जाएगी वो हम भी बेकरार है वो देखने के लिए। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है जी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र है, अमेरिका के रिसर्च और साइंटिस्टों ने बताया है कि जी इंडिया के अंदर तुरंत लॉकडाउन डिक्लेयर करना चाहिए, बिकॉज थर्ड वेव के अंदर लोग अस्पतालों में लाशें लेने भी नहीं आएंगे, इतनी बुरी परिस्थिति होगी। आज जी मेरी कई स्टेटों के अंदर बात हुई थी मैम, उसमें से जी मुझे जानकारी है कि अभी अस्पतालों में लाशें लेने जाने वाले परिवारजन भी कम हो गए और लाशें अभी कोई लेके भी नहीं जा रहा है। तो तीसरा वेव की पहले पहले फटाफट सभी को टीका लगाया जाए, वो काम करना है। 18 से 45 एज के जितने भी युवा हैं भारतीय, उन लोगों को आज तक अभी टीका नहीं मिल पाया है। और 45 के जी ऊपर जैसे अपने नेता कांग्रेस ने बताया कि उन लोगों को आज से रसीकरण बंद कर दिया है, तो वो बहुत दुखद बात है। जैसे जी अमेरिका में हमने सुना था कि एजेड लोगों के पास से वेंटिलेटर छीन लिया गया था, वैसे आज भारत और गुजरात की सरकार ने 45 एज के ऊपर के जितने भारतीय नागरिक हैं उनके पास से वैक्सीनेशन छीना है। हम उसका आक्रोश के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ विरोध करते हैं। जी संदीप जी, यहाँ पर जब बात चल रही है लॉकडाउन की, तो आपको क्या लगता है कि सरकार अगर लॉकडाउन लाती भी है तो उससे पहले भी उनको क्या तैयारी कर रखनी होगी? जैसे हम बात करें मजदूरों की, तो कहीं ना कहीं वो रोज कमाते हैं और उसके बाद वो खाते हैं, तो सरकार को सबसे पहले उनको कैसे वो अनाज मुहैया कराए वो सोचना होगा। फूड पैकेट्स कितनी मात्रा में उनको रखने होंगे, कहाँ से वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ वो मजदूर रहेंगे, ये सारी व्यवस्था भी उनको पहले से ही करनी होगी, क्योंकि जो गलती पिछली साल हो गई वो गलती को इस बार दोहराना नहीं है। देखिए जल्पा जी, लास्ट टाइम तो क्या था कि अचानक से आके रात को प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे आके बोल दिया जी कि कल से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन। मगर सरकार ने सबक नहीं लिया। मगर जो जिम्मेदार नागरिक है, मजदूर है, जो बेचारे रोज का रोज लाके कमा रहे खा रहे थे, उनमें से कई लोग तो पलायन कर चुके हैं, अपने अपने गांव में, अपने जी देश में चले जा चुके हैं। और जो लोग बचे हैं, जी उन लोगों की जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, कोर्ट के लगातार जी टिप्पणियां आ रही है कि आप लॉकडाउन करो, जी तो सरकार नहीं चेती, मगर लोग चेत चुके हैं। और उससे बड़ी बात यह है जी कि कांग्रेस ने लास्ट टाइम बोला था, हमारे आदरणीय राहुल जी ने बोला था कि आप प्रत्येक के खाते में 6,000 रुपये डायरेक्ट कैश डाल दीजिए, अनाज की व्यवस्था है ही। इस वक्त भी सरकार ने अनाज का घोषणा तो कर दी है, जी मगर अभी तक जी इसी बीच संदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है इस वक्त। अनाज की केंद्र दुकानों सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है और इस बार जो राज्य की संख्या थी रात्रि कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 36 शहरों में ये जो नियंत्रण है वो लागू किए जाएंगे। अगर नए शहर की बात करें तो इस बार डीसा, अंकलेश्वर, वापी, मोडासा, राधनपुर, कड़ी और विसनगर का भी समावेश किया गया है, जहां पर ये 36 शहरों में रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यानी कि तारीख 6 से लेकर तारीख 12 मई तक ये कर्फ्यू का अमल होगा और इस कर्फ्यू के दरमियान तमाम जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उनकी सेवा है वो उपलब्ध रहेगी, जैसे कि अनाज है, जैसे कि सब्जी है, फ्रूट है, मेडिकल स्टोर है, मिल्क पार्लर है, ये सारी चीज़ें चालू रहेगी। यानी कि हम जो बात कर रहे थे लॉकडाउन का निर्णय लेना चाहिए या नहीं, यानी अभी भी सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय नहीं लिया है, लेकिन रात्रि जो कर्फ्यू है उसमें शहरों की संख्या बढ़ा दी गई है। यानी ये तो सरकार मानेगी कि कहीं ना कहीं कोरोना को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इसी वजह से हमको नए ये जो 7 शहर है उसका भी समावेश करना पड़ा। जी संदीप जी। हाँ, यानी मेरी आधे से बात कट गई जी कि अभी भी इस दरमियान भी लोग, सरकार ने घोषणा कर दी है, मगर जी हमने जाकर इंडिविजुअल चेक किया तो अभी भी जो सरकारी राशनों की दुकान है वहां तक राशन नहीं पहुंचा है। यानी अगर सरकार को लॉकडाउन करना है तो तात्कालिक जो भी कार्ड होल्डर है उनको राशन पहुंचाया जाए। और जिस प्रकार से हमने बताया जी कि हर प्रत्येक नागरिक जो जरूरत वाला है उनके खाते में आप कैश दे दीजिए, कैश ट्रांसफर कर दीजिए। जी पिछले साल बड़ा पैकेज डिक्लेयर हुआ था 20 लाख करोड़ का, मगर जी कितना वो इम्प्लीमेंट हुआ उसका हमें पता नहीं है। यानी सरकार से हमारी डिमांड है कि आप जी लॉकडाउन डाल दीजिए और जल्द से जल्द डाल दीजिए,
जी और लोगों को एक कैश व्यवस्था उनके खातों के अंदर रोकड़ कैश डालिए और जी अनाज की सहायता कर दीजिए, क्योंकि अब लोग भी चाहते हैं कि सरकार लॉकडाउन करे। और कुछ तैयारियां तो जनता ने खुद भी करके रखी हुई जी है अपने बचाव के लिए। यानी पिछली बार के जैसे दृश्य मुझे नहीं लगता कि इस बार लॉकडाउन के दौरान दिखेंगे। हाँ, मगर अगर सरकार लॉकडाउन नहीं डालती है तो जी आने वालों के दिनों के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे दोस्त ने बोला कि जी अस्पतालों के अंदर लाशें मिल रही है, तो मैं तो उनसे एक कदम और बोल रहा हूं कि अस्पतालों के अंदर नहीं, हमें रास्तों के ऊपर लाशें मिलेगी, ऐसा मंजर दूर नहीं है। क्योंकि जी अभी हम देख रहे हैं जलपा जी, आप नहीं मानोगे कि स्मशान घाटों के अंदर, स्मशान घाटों के बाहर तक लाइन आ गई है जलाने वालों की वेटिंग की। जी तो सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा दिन ना आ जाए कि लोग अस्पताल पहुंचने के पहले ही मर जाए। जी यानी इस रास्ते पर उन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए जी और जल्द से जल्द गुजरात के अंदर लॉकडाउन डाल देना चाहिए। जी और उनके ही जी बीजेपी की गवर्नमेंट है अलग अलग, हरियाणा में, हरियाणा के अंदर लॉकडाउन हुआ ही है, एमपी के अंदर है ही लॉकडाउन, तो जी बिहार गुजरात में में भी ऐसी एक कौन सी परिस्थिति है? लिया गया नियम। यानी जी आपने एक सेंटेंस दे दिया कि हम लॉकडाउन नहीं डालेंगे, मगर एक आपका सेंटेंस आपको वापस ना लेना पड़े, उसके लिए आप जनता को इतनी महामारी में उनके जान का जोखिम डाल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अभी जिस प्रकार की परिस्थिति है, जी फिर से मैं बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की बहुत ही बड़ी बेदरकारी है। और आज के दिन में तो एक बड़ा वाकया हुआ कि जी नरोडा के जी अंदर विजय रूपाणी जी के पोस्टर लगे कि रूपाणी जी आप इस्तीफा दे दो। तो जी क्या किया उन्होंने, पुलिस के दम पर हमारे एक नेता को क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार करके उनको गिरफ्तारी कर दी गई। जी यानी आज ऐसे दिन आ गए हैं कि आज हम सरकार को कुछ बोल आईना भी नहीं दिखा सकते। जी यानी कि और अब अगर लोग बोल रहे हैं पब्लिक, कि मुख्य प्रधान के पद पर से आप इस्तीफा दो। हाँ, और क्या कर रहे हैं ये लोग, जी कार्यकर्ता और नेताओं को पकड़ कर जेल जेल के अंदर डाल रहे हैं। जी यानी सरकार का पूरा फोकस उनकी नाकामियों को छुपाने के ऊपर लगा हुआ है, ना कि जनता को इससे बेहतर सुविधा देने की। जी आप अब हम बात करेंगे, धन्वंतरी हॉस्पिटल बना दी। जी आज मैं तो बोल रहा हूं कि ना बनाई होती तो अच्छा होता। कितने लोगों के दरवाजे के ऊपर दम टूट गए और कई लोगों के उनके वो धन्वंतरी जी हॉस्पिटल के वेटिंग के अंदर मौत हो गई। जी जिस प्रकार के अंधा उन्होंने जिस व्यवस्था बात की पर है, कोर्ट में भी टिप्पणी की गई कि आप सही कोर्ट में भी बताइए कोर्ट में भी टिप्पणी की, इंफॉर्मेशन। उसके बावजूद भी ये लोग ने कोई बोध पाठ लेने के अलावा दूसरे दिन से टोकन सिस्टम चालू कर दी। अरे यार, आदमी मर रहा है और आप उसको टोकन दे रहे हो और टोकन कि आपका लेने के नंबर आएगा बाद तो। भी लोगों को वापस मायूस होकर लौटना पड़ा और कहीं ना कितने कहीं वो दर्द पूरे भरे, दिन रुके रहे टोकन की इंतजार में कि टोकन मिला है तो जगह तो मिलेगी, लेकिन अरे उनका जलपा समय जी, व्यर्थ गया। सबसे करुण दृश्य तो वो था कि पुलिस वाले बैरिकेड से रोक रहे हैं और एक मरीज को अस्पताल के अंदर जी जी जबरदस्ती वो ऑटो से अंदर जाने की जी और कोशिश उसको कर भी रहे फिर हैं पिटा और गया। पुलिस जी रोका गया, पीटा गया, मारा गया। और वो जो पेशेंट था उसकी ऑटो के अंदर मृत्यु हो गई। आज आज कई बार हमने सुना है प्रवक्ताओं से, उनके नेताओं से, संवेदनशील सरकार। तो क्या ये संवेदना है इनकी जी कि एक आदमी ऑटो के अंदर अस्पताल के बाहर मर रहा है और जी उसको सिर्फ इसलिए नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि वो 108 के अंदर नहीं आया है। जी बिल्कुल। यानी कहीं ना जी कहीं ये पूरा सिस्टम है, उसको कोरोना लग चुका है। जी ये जो अनिल जी, आपका बीजेपी क्या कहना गवर्नमेंट है? का संदीप जी, सिस्टम, मैं इसको आपकी कोरोना और लग गया। फिर से आऊंगी आपकी तरफ। अनिल जी, आपका क्या कहना है? यहाँ पर मुद्दा ये उठा है कि कहलाती संवेदनशील सरकार में क्यों वो दिखाई नहीं दे रहा है अब जब जनता की सेवा करने का वक्त आया है। और मैम, कहीं अभी जैसे तो संदीप जी बता रहे थे, कहीं ना कहीं तो अब मुख्य प्रधान इस्तीफा दे दो, ऐसे भी लोग पोस्टर लगवा रहे हैं। इतनी नासंतुष्टि क्यों? तो मैम,
मेरी। जी हाँ जी नील जी। हाँ मैम, अभी सिविल के लिए अभी मेरा फ्रेंड था, उसने लाइव किया था। मेरा अभी फेसबुक पेज है, उसके अंदर भी मैंने शेयर किया हुआ है। उसके अंदर जी 800 बेड सब भरे हुए हैं, ठीक है। और जो एम्बुलेंस होती है सब 200 जितनी एम्बुलेंस वेटिंग में है अभी है। उसके अंदर वीडियो देख लेना, मेरे फेसबुक प्रोफाइल के अंदर 200 एम्बुलेंस वेटिंग में है। और वहां पे मंडप बांधा हुआ है ऊपर। मंडप के ऊपर, मैं पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, पार्टी के झंडे ऊपर है, ठीक है। तो सरकार को पॉलिटिक्स इसमें नहीं खेलना चाहिए। और जी ना पॉलिटिक्स खेलना ही है आप लोगों को, तो आप समझा के झंडे फहराइए, ठीक है। वहां भी लोग मर रहे हैं। आपको झंडा फहराना ही है तो शमशान में भी फहराइए। जी सब जगह क्रेडिट आपको चाहिए तो वहां भी क्रेडिट दीजिए। जी कि ये जो मरे हैं वो हमारी गलती की वजह बहुत से मरे दुखी हैं। होते हैं, जी ये सब देखते हैं ना तो बहुत अंदर से बहुत खराब फील होता है। जी पर हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम बहुत लाचार है। सिस्टम के बारे में कुछ अभी बोल भी नहीं सकते। ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोही बोल देंगे, बोल भी नहीं जी सकते। जी रवि जी, आपका क्या कहना है यहाँ पर? जब हम चर्चा कर रहे थे अभी तो समाचार ये मिल गई है, खबर आ चुकी है कि नए 7 शहरों का समावेश किया गया है और रात्रि कर्फ्यू जो है वो 12 मई तक लगेगा, यानी लॉकडाउन अभी भी नहीं। क्या कहना है आपका रवि जी? मैम मैं तो काफी टाइम से रहा हूँ कि रात्रि कर्फ्यू जो है ऑलरेडी जितनी प्रजाजन है वो नील जी को भी पता है, आपको भी पता रहेगा कि रात को ऐसे ही कोई नहीं निकलता है। तो रात्रि कर्फ्यू जो है वो एक्चुअल में गोरख धंधा करने के लिए ये सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगाया है। रात में इन्होंने बॉर्डर तो ओपन कर दिए सभी, और ये जो रात्रि कर्फ्यू है उसमें जो भी जालसाजी होती है, जैसे कि इंजेक्शन का कौभांड हमने सुना, दवाइयों का जी कौभांड हमने सुना है, ये सब जो सप्लाई है वो रात को होती है और बिना रोक टोक हो सके। और इनको रात के अंदर अंधेरे में जो भी काला काम करना है वो हो सके, इसके लिए मेरा ऐसा निजी तौर से मानना है एक्चुअल में। बाकी रात को कर्फ्यू की कोई गुंजाइश है ही नहीं, दिन में कर्फ्यू होना चाहिए जिसकी वजह से संक्रमण को कम किया जा सके। तो जी ये जो निर्णय है वो सही गलत निर्णय है, और वो अपनी जो व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न कर रहा है। और गुजरात की जनता, गुजरात के डॉक्टर, गुजरात के राजनेता, गुजरात की ये अपने पॉलिटिकल विशेषज्ञ भी, और जी गुजरात की जो मीडिया है वो भी बारी बारी ये क्वेश्चन को उठाती रहती है कि गुजरात को एक लॉकडाउन की जरूरत है। फिर भी राज्य की सरकार अभी इसके लिए भी मीटिंग कर रही है, जबकि आंकड़े उनकी नज़र के सामने, जब भी वैक्सीनेशन के आंकड़े उनके सामने है, 8,000 से ज्यादा लोग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कोविड की वजह से मर गए। आज लाखों लोग अस्पताल में है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, 200-200 एम्बुलेंस, नील भाई ने अभी बताया कि जी 200-200 एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर वेटिंग में खड़ी है। तो ये किसकी अभी इंतजार कर रहे हैं? एक्चुअल में गुजरात और भारत को लॉकडाउन की जरूरत है, वो हमारा मानना है। जी यानी गुजरात में अगर एक बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग कम करा के दिखाया जा रहा है कि कोरोना कम हो गया है। अगर सही में कोरोना कम हो गया है तो फिर ये 7 नए शहर का समावेश क्यों किया गया, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है। संदीप जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात हो रही है संवेदनशील सरकार की कि वो निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है, और मुख्य प्रधान रूपाणी जी जिन्हें कितनी बार हाईकोर्ट की ओर से फटकार सुननी पड़ी, लेकिन फिर भी जनता इस बार मांग रही है, लेकिन फिर भी वो अड़े हुए हैं एक ही चीज पर कि नहीं, लॉकडाउन नहीं। इस ये मतलब यही बोल रहा लॉकडाउन हूँ नहीं कि लगाने के उनके मतलब उन्होंने ये फैसला ही क्यों लिया है? मैं वही बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से उनको जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, कि मोदी जी वहां से दिल्ली से ऑर्डर नहीं करेंगे कि भाई यहाँ चलो अब लॉकडाउन लगा लो। और अब तो पूरी जनता के सामने उनका चितार आ चुका है कि इन लोग के पास ना तो ऑक्सीजन है, ना तो आईसीयू बेड है, ना वेंटिलेटर है। और अब तो वो खुद जिसका ढोल पीट रहे थे इतने दिन से कि टीकाकरण उत्सव करो, टीका लगाओ, टीका लगाओ, तो लोग टीका लगाने के लाइन में लग गए, तो उनके पास में टीका उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं आयोजन है। नहीं है जी। यानी हम, हाँ, हाँ, अब तो वेंटिलेटर की हमको भी भी ये नहीं समस्या समझ हमने में आ रहा देखी है। थी, उनके धमन और सबसे वेंटिलेटर। बड़ी बात, जी सबसे बड़ी बात कि विपक्ष उनके साथ में, सरकार के साथ में, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप लॉकडाउन लगाओ,
मगर फिर भी न जाने क्यों और क्या कारण होगा कि वो लोग ना लॉकडाउन से पीछे भाग रहे हैं। और रूपाणी जी ने जिस प्रकार से आपने बोला, कभी तो मैंने समाचार में देखा नहीं है कि 7 शहरों के अंदर लॉकडाउन आ गया है। जी तो अगर लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ रहा है तो उन्होंने रात्रि लॉकडाउन क्यों लगाया, रात्रि कर्फ्यू क्यों लगाया, जबकि रात को तो कोई निकल नहीं रहा है। यानी ये सरकार अब क्या करना चाह रही है, मैंने जिस प्रकार से बताया कि जी अब तो लोगों को, जनता को मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा जी कि राम राज्य तो नहीं आ सका, लेकिन आज आप और मैं और हम सब राम भरोसे हो गए हैं। यानी लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझकर अपने परिवार के लिए, आपकी जान बहुत ही कीमती है। आप, मैं तो बोल रहा हूं सरकार ने भले लॉकडाउन नहीं दिया, मगर आप खुद अपने आप को लॉकडाउन कर लीजिए घर में, क्योंकि क्योंकि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और मैं तो आपके माध्यम से सबको बोल रहा हूँ, जलपा जी जी आपको ही बोल रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति को अगर जरा सा भी इतना विश्वास है तो भले आपको जरूरत नहीं है, मगर पूरे गुजरात में अहमदाबाद के अंदर आप जाके ढूंढ लीजिए, एक वेंटिलेटर बेड या एक आईसीयू बेड या आपको मिल जाता है। जी तो हम भी लॉकडाउन जो सरकार नहीं बोल रही है उसका फेवर करेंगे। जी बिल्कुल। आपके पास में जी व्यवस्था ही नहीं है, आपके पास में व्यवस्था नहीं है, मगर जी आपको एक अपना पर्सनल ईगो है कि हमने बोला है कि नहीं लॉकडाउन नहीं करना है, और उसके लिए आप करोड़ों लोगों की जान को दांव पर लगा रहे हैं। जी हम तो फिर से बोल रहे हैं कि जी अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकते हो तो आप इस्तीफा दे दीजिए, और राष्ट्रपति शासन की हम तो मांग कर रहे हैं जी गुजरात के अंदर अब। जी रवि जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। संदीप जी ने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री जो विजय रूपाणी है वो इस्तीफा दे दे और राष्ट्रपति शासन की उन्हें आवश्यकता लग रही है। आपका क्या कहना है? मेरे नेता कांग्रेस ने जो बात कही है कि गुजरात की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, ये बात को मैं भी सहमत हूँ कि विजय रूपाणी जी को बिल्कुल फेल सरकार है। और मैंने तो कई बार बोला है कि ये केवल रुपया की सरकार है, मतलब गुजराती में हम बोलते हैं कि 1 रुपया, तो ये रुपया की सरकार है। और इनकी सरकार गुजरात में नहीं चल सकती है, क्योंकि गुजरात की जनता, गुजरात के डॉक्टर, गुजरात की मीडिया, गुजरात के प्रवक्ता, गुजरात के विशेषज्ञ, गुजरात की युवा पीढ़ियों को सबका एक ही मानना है कि भाई गुजरात को बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए, वृद्धों को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए गुजरात में लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। फिर भी इन्होंने अपनी स्लिप ऑफ टंग कर दी है, और अब वो बात को किसी पकड़ भी के बैठ तरीके गए से हैं। लॉकडाउन पकड़ के बैठकर गुजरात की पूरी जनता को मौत के कुएं की तरफ धकेल रहे हैं। और इसकी पूरी जिम्मेदारी गुजरात सरकार की रहेगी। आने वाले समय में जो भी जानो माल का नुकसान गुजरात के अंदर होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी गुजरात की मौजूदा सरकार को लेनी पड़ेगी। और विजय रूपाणी जो को मैं आपके माध्यम से संदेशा देना चाहता हूं कि जी कभी खिड़की के बाहर से गुजरात का नज़ारा देख लेना, कभी हेलीकॉप्टर लेके, अभी तो नया हेलीकॉप्टर भी लिया है आपने 150 जी करोड़ का, वो 150 करोड़ के हेलीकॉप्टर को लेके कभी गुजरात की गांव और गुजरात की नगर पंचायतों को और गुजरात के शहरों को देखने के लिए निकलिएगा। जी आपको हवाई जहाज के अंदर भी या आपके हेलीकॉप्टर के अंदर भी 108 की आवाज़ सुनाई देगी। आप जब रात को सो जाते होंगे कि आपकी आत्मा भी आपको कोसती होगी कि आपने जो निर्णय लिए हैं वो गलत निर्णय है। आप हमारा किसी का नहीं सुनोगे तो चलेगा, लेकिन भगवान ने आपको एक आत्मा दी है। आत्मा का आवाज़ सुन के गुजरात की प्रजा को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए जो अमेरिका के बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्टों ने कहा है, उस बात को मान लिया जाए और तुरंत गुजरात को एक 17 दिन या 15 दिन का लॉकडाउन जारी किया जाए। जी ये मेरे जी आपकी माध्यम से उनको एक संदेश है। जी बिल्कुल। अनिल जी, मैं आपकी ओर आना चाहूँगी। यहाँ पर जब बात चल रही है अर्थशास्त्र को बचाने की, यहाँ पर बात चल रही है कि वो चुप है अर्थशास्त्र को बचाने के नाम पर। दूसरी अगर हम बात करें तो ये भी मुद्दा एक है कि कहीं ना कहीं 1 साल में हम आरोग्य की सुविधा को अपडेट क्यों नहीं कर पाए। जैसे वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, पहले हमको धमन वेंटिलेटर पकड़ा दिया गया, अभी देखा गया कि ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, फिर सामने आया कि हमारे पास ऑक्सीजन तो छोड़ो बेड्स भी नहीं है। आपको क्या लगता है सरकार
कहाँ पर विफल हो गई, क्यों ये आरोग्य की सुविधा 1 साल का समय मिला था ये अपडेट नहीं कर पाई? सरकार ने गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैम, गंभीरता से लिया होता तो ये अभी परिस्थिति होती ही नहीं। अभी कुछ नॉर्मली इंजेक्शन ही नहीं मिलते बेड पे, तो बेड की बात तो छोड़ो, हमारी जो प्राथमिक सुविधा है वो नहीं मिलती है, मेडिसिन नहीं मिलती है, तो बेड की तो हम कहाँ से सोचेंगे, वो तो बहुत बड़ी बात है। वेंटिलेटर तो सोच भी नहीं सकते इस जमाने में, ठीक है, अगले जमाने में सोचेंगे वेंटिलेटर का। इतनी बहुत खराब परिस्थिति है अभी, और सरकार यहाँ पे मुझे विफल विफल होती हुई नजर आ रही है। तो अभी उसका एक ही जरिया है कि जितना हो सके उतना हमें टेस्टिंग ज्यादा बढ़वानी चाहिए सरकार को। ठीक है, पहले पहले आंकड़े बताते, जुमलेबाज आंकड़े बताते, वो भी बंद कर दिया सरकार ने मौत के आंकड़ों छुपाने के लिए। पर जी वो अभी टेस्टिंग जितनी बढ़ेगी उतनी अच्छा होगा हमारे लिए। जी, सही बात है। यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता को भी बुलाया गया था लेकिन कोई नजर नहीं आया। हो सकता है उनके पास शायद लॉकडाउन के मुद्दे पर जवाब नहीं था, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि चुप्पी साधी हुई है सभी ने। संदीप जी, मैं अब आपकी ओर आना चाहूँगी। यहाँ पर बात की गई थी कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला था कि हमको गाँवों को बचाना है कोरोना से, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आ जाए होम टाउन में, तो अब विजय रूपानी जी, जबकि गांव में संक्रमण फैल चुका है, जैसे कि बात हुई कि शहर में कहीं ना कहीं लॉकडाउन के डर से लोगों ने पलायन कर दिया, तो गांव में भी लोग संक्रमित हो गए और गांव की संख्या शायद शहर से ज्यादा बढ़ चुकी है कोरोना के मामलों में। तो फिर विजय रूपानी जी अभी नया लाए हैं कि मारू गांव कोरोना मुक्त, यानी कि मेरा गांव कोरोना मुक्त। आपका क्या मानना है कि शहर तो वो कोरोना मुक्त करवा नहीं पाए, अब गांव की ओर गए हैं जहां पर प्राथमिक सुविधा भी नहीं है उपलब्ध, जहां पर अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तो हम सोच भी नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि ये कितना उनका कामयाब रहेगा कि मेरा गांव कोरोना मुक्त? सुविधा तो मुहैया हो नहीं पाई। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये लोग क्या है, इन लोगों के पास स्लोगन बहुत सारे हैं। पब्लिक को मात्र एक स्लोगन दे दो और सोशल मीडिया में उसका प्रचार कर दो, और उसके बाद क्या करेंगे कि जिस गांव को वो लोग ने चूज किया वहां पे टेस्टिंग ही मत करो। अगर किसी की कोरोना के वजह से मौत हो जाती है, मगर तो अभी उस गांव के अंदर टेस्ट मत करो। फिर उसके बाद क्या होगा कि एक चित्र बनाया जाएगा कि देखो भाई, देखो देखो हम लोग ये कोरोना मुक्त बोले थे और ये गांव कोरोना मुक्त हो गया, मगर सही मायने में उस गांव के अंदर टेस्टिंग ही नहीं हुई। जी जलपा जी, आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश का। जी उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक संघ है, उन्होंने मतगणना रोकने के लिए कोर्ट में गुहार लगाई थी। क्यों गुहार लगाई थी? क्योंकि ये जो है इस चुनाव के दौरान कोरोना के कारण जो ड्यूटी लगाई गई थी उनकी चुनाव के क्षेत्र में, जी उसके अंदर 700 शिक्षकों की मृत्यु हो गई। और उन्होंने उनके जो शिक्षक गण मारे गए उनको मुआवजा देने के लिए चुनाव आयोग से और वो कोर्ट से सिफारिश की कि मतगणना ना की जाए, मगर ना कोर्ट ने उनकी सुनी ना चुनाव आयोग ने सुनी। यानी आप एक आंकड़ा समझिए कि जी अगर इस दौरान इतने मात्र शिक्षकों की मौत हो रही है, तो आम लोगों की मृत्यु दर कहां पर होगी? और जिस प्रकार से इस समय पूरा हिंदुस्तान में, अब गुजरात में भी पूरा जो चल रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको कहीं छुपाने में लगी हुई है। जिस प्रकार से ट्रंप साहब आए थे और गरीबी छुपा रहे थे, दीवारें चुनवा चुनवा कर, इस प्रकार से इस समय में कोरोना का इलाज तो ठीक है, मगर जी जिसकी कोरोना के दरमियान मृत्यु हो रही है जी उसके नंबर भी छुपाए जा रहे हैं। अगर कोई इंसान को कोरोना हो गया, उसको अंदर एडमिट है और उस दौरान उसको हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसके वजह ये बताई जा रही है कि वो हार्ट अटैक से मर गया। अरे भाई, आप हाईवे पे गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो गया और जी उसकी मृत्यु हो गई, तो आप क्या बोलोगे कि भाई उसके लंग्स के अंदर बहुत बड़ी चोट लगी, उसकी मृत्यु हो गई? आप ऐसा बोलोगे? उस चीज को आपने यही बोलेंगे कि एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है उसकी।
तो जिसको जी एक बार कोरोना आ रहा है और ठीक होने के दौरान उसकी मृत्यु हो जी, रही है, कोरोना से आपका कहने का तो मतलब है कोरोना से कोरोना से मृत्यु भी है। मौत हुई होती है तो वजह कुछ और बताई जाती है। वजह कुछ और बताए, और ये सबसे बड़ा कारण है, ये जो पब्लिक अभी निश्चित होकर घूम रही है, किस जी जी रवि जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात चल रही थी कि अभी वो नया लाया गया है कि मेरा गांव कोरोना मुक्त। आपको क्या लगता है? चलो अच्छी बात है गांव कोरोना मुक्त हो जाए, लेकिन क्या उतनी सुविधा भी है वहां पर कोरोना से लड़ने के लिए? शहर में तो सुविधा मैम का मैं तो अभाव है, गांव में हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? मैम जी मैं रवि जी। गांव में रहता हूँ जी और मेरे गांव में पीएचसी सेंटर भी है। जो जी पीएचसी सेंटर से एक डॉक्टर था उसको भी 6 महीने से गांधीनगर ड्यूटी पे लगा दिया गया है। जी ये जो बात आपने कही है कि कोरोना मुक्त गांव, ये जी इन्होंने 18 दिसंबर 2020 के अंदर पूरे गुजरात के सभी सरपंच को ऑनलाइन लेके सरपंचों को बताया था कि हम कोरोना मुक्त गांव करेंगे। और वो टाइम पे उन्होंने 108 करोड़ रुपए का डिक्लेरेशन भी किया था कि हम 108 करोड़ रुपए गांव के अंदर जैसे पोलिंग बूथ होते हैं जी वैसे हम वैक्सीनेशन बूथ लगाएंगे। जी मैं आपको गांव की बात बताना चाहूंगा कि आज गांव के अंदर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। वहां के पीएससी और एसएचसी डॉक्टर जो हैं उनको सिटी के अंदर तबादलियों करके, मतलब जो अभी की जो पोजीशन है जी महानगर पालिकाओं में भेजा गया है, तो गांव में अभी डॉक्टर भी नहीं है। और जो सरपंचों को उन्होंने ऑनलाइन लेकर 108 करोड़ रुपया देने का जो था वो प्रॉमिस भी उन्होंने नहीं निभाया है। जी जैसे देश की सरकार, मतलब कि देश के जो मौजूदा नेता है वो हर बार अपने मन से बोलते हैं कि हम किसी एक पक्ष को भारत मुक्त कर देंगे, वैसे ही उन्होंने 2020 में दिसंबर में गुजरात की भोली भाली गांव की जनता को प्रभावित करने के लिए और जी आने वाले चुनाव के अंदर वो ग्राम्य चुनाव के अंदर जो अभी हमने तालुका पंचायत जिला पंचायत देखा उसमें प्रभाव जी एकत्रित कर सके और गांव के भोली भाली जनता को अपनी तरफ खींच सके, इसलिए 108 करोड़ की बात की थी। मैंने खुद ये रिकॉर्ड को चेक किया था। आज तक इन्होंने रेमडेसिविर जो फ्री में देने की बात कही थी, आज कम से कम 607 रुपए में बिक रहा है और जी 1000 रुपए में महानगर पालिकाओं में रेमडेसिविर बिक रहा है। तो ये 108 करोड़ रुपए कहाँ गए, ये मैं आपके माध्यम से गुजरात की सरकार को पूछना चाहता हूँ। जी और ये कोरोना एक महामारी है, इसको आप गांव से दूर कर दोगे और शहर में रहने दोगे। ये जो स्लोगन है वो इतना स्लोगन ऐसा है कि गांव के अंदर से कोरोना मुक्त करेंगे, तो कोरोना कहाँ लगाएंगे? कोरोना एक महामारी है, इनको समझना चाहिए। ये कोई पक्ष नहीं है कि इसके मुक्त आप भारत को कर दोगे, गुजरात को कर दोगे। इनको ये भी समझ में नहीं आता है कि खुद भी कोविड के पेशेंट रह चुके हैं और उनको लगता है कि गांव में एक प्रेस रिलीज करने से गांव कोरोना मुक्त हो जाएगा। आज मैं मेरे गांव की बात करूं, 15 से ज्यादा जी लोग बड़ी कम उम्र में कोविड की वजह से गए हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने खंभात के एक गांव के अंदर से एक फोन आया, अस्पताल में फोन किया। अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर के साथ रहने वाला कंपाउंडर होता है वो मेरे जी को फोन करके बोलता है, मतलब मैं जब बात करता हूँ कि भैया इनकी आर्थिक व्यवस्था कम है तो जो इंजेक्शन की व्यवस्था क्या है, तो बोला कि उनको मैंने बोला है कि 2 इंजेक्शन आपको चाहिए तो 10-10 हजार में मैं दिला दूंगा। मैंने उसके नाम जोग उसकी कंप्लेंट भी मैं कल करने वाला हूँ। लेकिन अब जी मैम सुनिए कि जो गांव की ये बात कर रहे थे वो गांव में आज 15-15 हजार 20-20 हजार में एक इंजेक्शन बिक रहा है। तो 108 करोड़ रुपए की जो बात की थी वो 108 करोड़ रुपए कहाँ लगाए हैं इन्होंने? जी क्यों काला बाजारी हो रही है? सरकार को ये सुविधा मुहैया करानी चाहिए। जी नील जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे शुरू करती हूँ मैं। आपको क्या लगता है कि अभी तो निर्णय आ गया कि 36 जो शहर है उसमें रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है, यानी कि अभी भी लॉकडाउन नहीं है, 12 मई तक रात्रि कर्फ्यू लगेगा। आपको क्या लगता है कि ये निर्णय कितना उचित है? ये रात्रि कर्फ्यू का निर्णय मतलब कब चलता है रात को यार, इस सेंस बिना की बात है, पर ठीक है, अच्छा निर्णय है। सरकार को बधाई देता हूँ कि कुछ तो अच्छा किया है। ठीक है, रात्रि कर्फ्यू तो ठीक है,
अब थोड़ा सा दिन का कर्फ्यू का भी सोच लीजिए, क्योंकि जितनी जान बच सके उतनी हमें बचानी है। मतलब अभी लोग जागरूक है अपनी तरीके से, वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, उनको पता है बेड नहीं मिलने वाला है, तो वो खुद घर पे बेड पे रह रहे हैं, वो अच्छी बात है। पर निर्णय लिया सरकार में, मैं खुश हूँ सरकार के निर्णय से, बहुत खुश हूँ। जी संदीप जी, मैं आपकी ओर आना चाहूँगी। मेरा आखिरी सवाल यही हो गया कि अभी तो देखा गया कि 36 राज्यों में 12 मई तक जो रात्रि कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। लॉकडाउन का निर्णय लेते तो क्या फ़र्क होता, और ये जो रात्रि कर्फ्यू है इससे क्या फ़र्क होगा? नहीं, कोई भी फर्क मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अहमदाबाद के अंदर तो ऑलरेडी रात्रि कर्फ्यू लगा हुआ है, मगर जी उसके बावजूद भी आपने देखा कि 5,500 क्रॉस कर गए थे केस। और अभी ये जो 7 शहरों में बढ़ाया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे भी 10% भी किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क पड़ेगा। और मैं तो आपके माध्यम से गुजरात की और समग्र देश की जनता को एक अपील करना चाहूंगा कि सरकार को जो करना है करे, मगर आपके परिवार को अगर आपको सुरक्षित रखना है खुद को, जी तो आप खुद लॉकडाउन करिए, खुद घर में रहिए, बिना किसी से काम के मत निकलिए, और निकलिए तो पूरी सावधानी के साथ में मास्क लगाकर सैनिटाइजर साथ में लेकर निकलिए। क्योंकि आपकी जिंदगी किसी भी सरकार के लिए नहीं, मगर आपके परिवार के लिए कीमती है। और जिस प्रकार का मंजर है, हम तो जाहिर जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, जिस प्रकार से लोग हमसे कॉल करते, रोते बिलखते, गिड़गिड़ाते, मगर हम अपने आप को भी उस समय असमंजस में रखते कि हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे। यानी मैं आपके माध्यम से लोगों को जी बोल रहा हूँ कि ये महामारी इस प्रकार से फैल चुकी है कि कोई भी सरकार आपका बचाव नहीं कर सकती। आपका बचाव सिर्फ आपके हाथ में है। और मेहरबानी करके सरकार अगर लॉकडाउन नहीं करती, तो खुद अपने आप को कम से कम 15 से 20 दिन के लिए लॉकडाउन कर लीजिए। जी रवि जी, यहाँ पर आप बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो आपने चिट्ठी वाली बात बताई थी कि सरकार जो है वो लॉकडाउन का फैसला करेगी, लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने आई कि उन्होंने सिर्फ शहरों की संख्या में बढ़ावा कर दिया और 12 मई तक इसे लंबा दिया गया है और रात्रि कर्फ्यू जो है वो कायम रखा गया है, यानी कि लॉकडाउन की कोई सूचना दी नहीं गई है। क्या कहना है आपका? जी मैम, ये बहुत ही बुरी खबर है गुजरात के लिए। और मेरे सभी साथियों ने जैसे प्रेयर की है गुजरात के लिए कि गुजरात में लॉकडाउन स्वयंभू लगना चाहिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अमेरिका और जर्मनी और विश्व के कई देश हैं जो कोरोना की चपेट में आ गए थे। इवन चाइना की मैं बात करूं कि वहाँ पे अभी मास्क भी नहीं लगाते लोग। तो ये कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन जो है वो एक ही रास्ता है। ये लॉकडाउन कर लीजिए, ये तो आप उसको थोड़ा जी कम कर सकते हो उसके संक्रमण को, लेकिन जब तक देश की पूरी आबादी को जब तक वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है तब तक हम कोरोना से बच नहीं सकते हैं। ये मैं आपके माध्यम से गुजरात की सरकार को बताना चाहता हूँ। विश्व के जितने देश हैं जो कोरोना की चपेट में से बाहर आए हैं वो सब ने वैक्सीनेशन 100% किया है। अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं करके, लेकिन उसने हर एक टाइम पे उसके सभी सिटीजन को वैक्सीनेशन किया। आज जी अमेरिका वो रफ्तार कोरोना से बढ़ाई बाहर है। आता हुआ दिख रहा है। आज अमेरिका जो सबसे विश्व में ऐसा कंट्री है कि जिसने 100% वैक्सीनेशन की तरफ, वो अभी कुछ ही परसेंटेज बाकी है, उसने भी इंडिया को बोला है कि आप 100% वैक्सीनेशन कराइए, अदरवाइज वैक्सीनेशन के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। और थर्ड वेव जो है वो इंडिया के लिए बहुत घातक हो सकता है। युद्ध जैसी परिस्थिति है और युद्ध के समय पे जैसे दुश्मन अपने देश पे अपना हमला करता है, वैसे ही कोरोना का हमला ऑलरेडी इंडिया और गुजरात पे हो चुका है। और वो टाइम पे गुजरात की सरकार लॉकडाउन नहीं करती है तो वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और उनका जो ये निर्णय है वो प्रजा गुजरात की जो है वो उसके विरोध में है, सभी पार्टियां इसकी विरोध में है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आने जी वाले तीसरे वेव में गुजरात की जनता और भारत की जनता ने जो मौत का सामना किया तो उसकी जिम्मेदार केंद्र की सरकार और गुजरात की सरकार रहेगी। और आपके माध्यम से मैं लास्ट बात एक सभी प्रजाजनों को कहना चाहता हूं, किसी की जी बात मत सुनिए, वैक्सीनेशन की कतारों में लग जाइए, अपना दोनों वैक्सीनेशन लगा लीजिए, अपने परिवार को
और अपने आप को बचा लीजिए। आने वाले समय में 2022 में आपको चुनाव के टाइम पे ये सब जो अपने साथ हुआ है, प्रजा के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका एक मौका मिलेगा लोकतंत्र के अंदर। वो लोकतंत्र का जो मौका मिलेगा उसका उपयोग करके ये सरकार आज नहीं रेजिग्नेशन देती है तो 2022 में इनको पूरे हिंदुस्तान से इनको उनके घर पे भेजना चाहिए, क्योंकि जो जनता के नहीं हो सके देश उसका भी नहीं होगा। जी, आप सभी इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आपका शुक्रिया। तो दंगल देशका में आज हमने मुद्दा लिया था कि अर्थतंत्र को बचाने के नाम पर चुप्पी क्यों साधी गई है और रूपानी सरकार लॉकडाउन से कब तक मुंह छुपाएगी। यहाँ पर हमने काफी लोगों की राय जानी, हम भाजपा के प्रवक्ता की भी राय जानते, लेकिन वो आए नहीं क्योंकि उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। भाजपा की ओर से कोई शायद बोलने के लिए तैयार नहीं है लॉकडाउन के मुद्दे पर, तो ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर ही रहे थे लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन की आवश्यकता क्यों है? अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो उन्होंने जो निर्णय लिया, उन्होंने जो कड़काई बरती, वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं देती? क्यों टेस्टिंग घटाना पड़ा कोरोना को कम दिखाने के लिए कागज पर? क्या कोरोना की टेस्टिंग कम कर देने से कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा? वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उसका आयोजन क्यों गुजरात सरकार ठीक से नहीं कर पाई? हाईकोर्ट ने भी फटकार दी है कि आप कब तक केंद्र पर डिपेंड रहोगे, आप खुद से व्यवस्था क्यों नहीं करते? क्यों गुजरात सरकार सिर्फ राह देखती है, सुझाव सुनती है, लेकिन अमलीकरण नहीं करती? लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया? जब देख रहे हैं कि छोटे व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके अभी कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, तो फिर बड़े उद्योगपतियों को मंजूरी क्यों दी गई है? क्यों इस तरीके का दोहरी नीति अपनाई गई है? छोटे व्यापारी जो है, जिनका धंधा बंद है, बड़े व्यापारी जो है उनकी फैक्ट्री या चालू है, क्यों? सरकार लॉकडाउन से क्यों डर रही है? रूपानी जी मुख्य प्रधान की जो बात करें तो वो पहले ही कह चुके थे कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। क्या सिर्फ अपने अब शब्द को सही साबित करने के लिए ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा? जिस तरीके से लाइनें हमने देखी थी, आरोग्य की सुविधा नहीं मिल रही थी, कोरोना की संख्या बढ़ी है, ये चीज से क्यों सरकार मुकर रही है? भले ही लॉकडाउन का निर्णय नहीं लिया गया हो, लेकिन रात्रि कर्फ्यू में जिस तरह 7 शहरों की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि कोरोना तो है, इस बात से तो सरकार अब नहीं मुकर सकती। अगर रात्रि कर्फ्यू का आप बोल रहे हो तो फिर लॉकडाउन से आपको तकलीफ क्या है? जहां तक बात है गरीब लोगों की, जहां तक बात है मजदूरों की, तो सरकार क्यों उन्हें कुछ दिनों के लिए नहीं पनाह दे सकती? क्यों उनको फूड पैकेज मुहैया नहीं करा सकती? अगर लॉकडाउन की आवश्यकता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि खुद बोले थे कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, उस शब्द को बचाने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा। अर्थतंत्र के नाम पर कब तक हम चुप रहेंगे? अर्थतंत्र को बचाने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए क्या हम लोगों को कोरोना का शिकार होने दें? दूसरे राज्य जब कड़े से कड़े नियम ले रहे हैं लॉकडाउन की भी हमने कहीं ना कहीं घोषणा सुनी होगी, तो फिर गुजरात सरकार कहां पर पीछे रह जा रही है? मैं के न्यूज़ के माध्यम से अपील करना चाहूंगी हर जनता को कि आप कोरोना की जो गाइडलाइन है उसे फॉलो कीजिए, आप मास्क पहनिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप हाथों को सैनिटाइज कीजिए, और अगर जरूरत नहीं है तो आप घर के बाहर न निकले। भले ही लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है, क्योंकि शायद आपको कोरोना हो जाए। अगर आप बाहर गए और आपको बेड की आवश्यकता हो तो बेड मिले ना मिले, ऑक्सीजन मिले ना मिले, वेंटिलेटर मिले ना मिले। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम कोरोना से बच जाए। अब देखते हैं कि सरकार ने तो अभी रात्रि कर्फ्यू की जो जाहिरात है वो कर दी है, लेकिन आगे क्या लॉकडाउन का निर्णय लिया जाता है या नहीं, या कुछ और नया स्टेप लिया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो दंगल देशका में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहें के न्यूज़ के साथ।
नमस्कार।